तो आज हम बात करेंगे भूगोल के बारे में। तो भूगोल का चैप्टर नंबर फर्स्ट है ब्रह्मांड, यानी ब्रह्मांड के बारे में स्टडी करेंगे इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से, जिससे आपके एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो सके। तो चलते हैं भूगोल के बारे में। तो भूगोल को इंग्लिश में बोला जाता है यानी ज्योग्राफी। भूगोल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ज्योग्राफी। अब इस भूगोल शब्द, जो भूगोल शब्द है, ये कहाँ से आया और कब आया? तो भूगोल शब्द और किसने मतलब लिखा? तो भूगोल शब्द सबसे पहले जो यूज किया वो किया था एरेटोस्थनीज ने। एरेटोस्थनीज ने सन 276 से 194 ईसा पूर्व की बात है ये। 276 से 194 ईसा पूर्व की ये बात है। जो ये व्यक्ति हैं ये कहाँ के? ग्रीक के। ये भाई साहब यानी कि ग्रीक के विद्वान थे। ग्रीक यानी उस टाइम पे एक देश का नाम हुआ करता था। तो ये यानी कि जो ज्योग्राफी है ये दो वर्डों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसको बोला जाता है यानी ग्रीक भाषा में जियो और ग्राफोस। जियो और ग्राफोस को मिलकर यानी ज्योग्राफी बनाया गया। तो जियो का मतलब होता है यानी कि इसका मीन्स होता है पृथ्वी, और ग्राफोस का मतलब होता है यानी वर्णन। तो इसका यानी सीधा मतलब हो जाता है कि पृथ्वी का वर्णन करना। इसी को बोलते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी यानी भूगोल। और भूगोल से यह भी यानी पता चलता है कि भूगोल यानी भूमि गोलीय भी हो सकता है। तो उसके बाद यानी कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस। भूगोल का जनक यानी हिकेटियस को कहा जाता है। फिर उसके बाद यानी क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर। फिर उसके बाद हम देखेंगे ब्रह्मांड। ब्रह्मांड यानी कि ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड को कैसे मतलब हम परिभाषित कर सकते हैं। तो कभी ऐसे परिभाषा या डेफिनेशन तो इसकी आएगी नहीं कि ब्रह्मांड की डेफिनेशन लिखो। तो ब्रह्मांड मतलब एक ऐसा होता है, एक संपूर्ण विश्व, संपूर्ण विश्व या बहुत सारी गैलेक्सी आकाश गंगाओं का एक समूह बोल सकते हैं, जिसे आप, जिसमें अपनी जैसे पृथ्वी जैसी या ब्रह्मांड जैसे लाखों करोड़ों मतलब इसमें होते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं यानी 140 ईसा पूर्व जियोसेंट्रिक अवधारणा। ये एक ऐसी अवधारणा है जिसमें यानी कि ब्रह्मांड के बारे में बताया गया है। तो हम देखते हैं 140 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम इसका नियमित अध्ययन कर जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। इस पर लगातार लगातार इस पर स्टडी चली, इस पर अध्ययन हुआ, जिससे कि आगे जाकर इसके बारे में और विस्तार से जानकारी प्राप्त हो सके। तो इस तरीके से यानी कि इस पे और ज़्यादा यानी कि स्टडी हुई। इस अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में, यानी कि इसके अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इसके अनुसार जो पृथ्वी है वह ब्रह्मांड के केंद्र में यानी उसके बीच में स्थित है। इस वाली अवधारणा के अनुसार यानी जियोसेंट्रिक अवधारणा कहती है कि पृथ्वी यानी कि ब्रह्मांड के केंद्र में, तथा सूर्य व जो अन्य ग्रह हैं, अन्य छोटे छोटे जैसे मरकरी वगैरह, प्लूटो और बुध बृहस्पति हैं, तो ऐसे जो ग्रह हैं वो यानी कि पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो ये यानी कि इसके द्वारा कहा गया, जियोसेंट्रिक अवधारणा के द्वारा। कब? 140 ईस्वी में। फिर उसके बाद यानी कुछ दिनों के बाद ये फेल होगी, ये पूरी तरीके से विफल हो जाती है। फिर उसके बाद नई एक थ्योरी आती है 1543 ईस्वी में। कब आती है? 1543 ईस्वी में, जिसे यानी कि किस वैज्ञानिक ने यानी कि खोजा था? निकोलस कोपरनिकस ने। निकोलस कोपरनिकस के द्वारा इस पर यानी काम किया गया था। निकोलस कोपरनिकस, ये भाई साहब कहाँ के थे? यानी कि ये पोलैंड के थे। कहाँ के थे? पोलैंड के थे। तो हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। यानी 1543 ईस्वी में पोलैंड के निकोलस कोपरनिकस ने जब हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया, तो उसके पश्चात ब्रह्मांड के संदर्भ में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। तो इन्होंने एक यानी कि अवधारणा दी। ये तो जियोसेंट्रिक अवधारणा है। फिर इसके बाद हेलियोसेंट्रिक अवधारणा है। कौन सी है? हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। कौन सी है? हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। अब ये हेलियोसेंट्रिक अवधारणा ये किसके द्वारा यानी कि दी गई थी? निकोलस कोपरनिकस के द्वारा। किसके द्वारा? निकोलस कोपरनिकस के द्वारा, जो ये कहाँ के थे? पोलैंड के निवासी थे। तो इसमें बताया गया था कि यानी कि ब्रह्मांड के संदर्भ में, मतलब इसके बाद एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी जो परिवर्तन आया इसमें। इस अवधारणा के तहत
कोपरनिकस ने यह बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। अब देखो इसमें तो यह बताया गया था कि जो ब्रह्मांड यानी कॉस्मोस के जो केंद्र में सेंटर में यानी पृथ्वी है, और यानी कि सूर्य, और जो अन्य ग्रह हैं वो उसकी यानी कि पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये अवधारणा गलत होगी। फिर उसके बाद यानी कि 1543 में अवधारणा आई एक नई, जिसे यानी कि निकोलस कोपरनिकस ने यानी कि प्रस्तुत किया था। ये कहाँ के थे? निवासी थे पोलैंड के। तो इन्होंने यानी हेलियोसेंट्रिक नामक की एक अवधारणा दी, एक थ्योरी थी। उसमें यानी कि बोला कि जो ये तो गलत है ये पहले वाली। तो इसमें बोला गया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। फिर उसके बाद यानी ब्रह्मांड संबंधी उनकी अवधारणा सौर परिवार तक सीमित थी। उनकी जो अवधारणा थी वो सौर परिवार यानी कि जैसे सौर परिवार जो सूर्य का जो परिवार होता है, जैसे सूर्य और बुध, बृहस्पति है, शनि, मंगल, पृथ्वी, तो ये यानी सौर परिवार में आ जाते हैं। तो यहाँ तक ही सीमित थी। फिर भी इस अवधारणा ने ब्रह्मांड के अध्ययन की दिशा ही बदल दी। इसके बाद यानी बहुत अच्छी तरीके से इस पर कार्य किया गया और रिसर्च भी की गई इसके ऊपर, जिससे कि आगे जाकर अच्छी तरीके से इस पर अध्ययन हो सके। तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद एक नए वैज्ञानिक आए, वो आए 1805 ईस्वी में। इनका नाम था विलियम हर्शेल। क्या नाम था? विलियम हर्शेल। इन भाई साहब का नाम था विलियम हर्शेल। अब ये कहाँ के थे? ब्रिटेन के। कहाँ के थे? ब्रिटेन के निवासी थे ये। ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के। तो इनके बारे में विस्तार से जानकारी देखते हैं। तो 1815 ईस्वी में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री विलियम हर्शेल ने दूरबीन की सहायता से यानी कि टेलीस्कोप, दूरबीन यानी जो दूर तक देख सकती हो ऐसी, ऐसा यंत्र, उसे बोलते हैं दूरबीन। दूरबीन दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन कर बताया कि सौर मंडल आकाशगंगा का एक अंग मात्र है। तो ये यानी इन्होंने बोला था जो सौर मंडल है वो आकाशगंगा का क्या है? आकाशगंगा का एक अंश है, एक यानी कि एक बहुत ही छोटा पार्ट है उसका। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इन्होंने यानी कि अंतरिक्ष का बहुत मतलब गहराई से यानी अध्ययन किया था, किसके? यानी दूरबीन द्वारा। तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं फिर उसके बाद एक यानी कि अमेरिका के वैज्ञानिक आए 1925 में। कब आए? 1925 में आए ये। इनका नाम था एडविन पी हब्बल। एडविन पी हब्बल, इनका नाम क्या था? एडविन पी हब्बल। ये कहाँ के थे? अमेरिका। अमेरिका यानी कि यूएसए। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। तो इन्होंने बताया था, इनका नाम है एडविन पी हब्बल। इन्होंने 1950 में बताया कि अमेरिका के खगोल शास्त्री यानी कि एडविन पी हब्बल ने 1925 ईस्वी में यह स्पष्ट कर दिया कि दृश्य पथ में आने वाले ब्रह्मांड का व्यास यानी कि 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। इन्होंने क्या बताया? जो जितना दृश्य पथ यानी कि जितना हमें जो ब्रह्मांड दिखता है उसका व्यास, दृश्य पथ यानी कि जो दिखता है उसका व्यास यानी कितना है? 250 करोड़ प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष एक ऐसी यूनिट होती है, एक ऐसी इकाई होती है जो दूरी नापने की होती है, बहुत ज़्यादा लंबी दूरी नापने की एक इकाई होती है प्रकाश वर्ष। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं, इन्होंने तो बता दिया इनकी जो दृश्यपथ ब्रह्मांड है उसका व्यास कितना है? 250 करोड़ प्रकाश वर्ष। इसके अंदर हमारी आकाशगंगा की भांति लाखों आकाशगंगाएं स्थित हैं। ब्रह्मांड की अवधारणा में क्रमिक परिवर्तन हुई एवं इसकी उत्पत्ति की व्याख्या के संदर्भ में कई सिद्धांत भी दिए गए। यहाँ तक हो जाएगा क्लियर। अब हम एक बार इसको रिवाइज करते हैं। जैसे यहाँ तक यानी कि बात हम करेंगे भूगोल की। भूगोल क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ज्योग्राफी। क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी। भूगोल को क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी। मेरे साथ आप बोलेगा, भूगोल को क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी। भूगोल जो शब्द है सबसे पहले किसने लिया था? इरेटोस्थनीज ने। किसने? इरेटोस्थनीज ने। किसने लिया? इरेटोस्थनीज ने। ये कहाँ के निवासी थे? ग्रीक के। कहाँ के थे? ग्रीक में। साइड में लिख दे रहा हूँ, ग्रीक के निवासी थे। सबसे पहले इन्होंने इस वर्ड का प्रयोग किया था। सबसे पहले किसने किया? इरेटोस्थनीज ने। अब ये किस समय के अंतराल में किया गया था? 276 से 194 ईसा पूर्व की बात है ये। ईसा पूर्व के समय में इन्होंने यानी कि इस शब्द का प्रयोग किया था। अब ये भूगोल, भूगोल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी। ये ज्योग्राफी वर्ड कहाँ से आया? ग्रीक से।
ग्रीक यानी मिस्र, ग्रीक है। तो यानी कि ग्रीक यानी ज्योग्राफी के दो हम पार्ट करेंगे, तो इसको दो नए नए वर्ड निकल के आते हैं जिनका नाम है जियो और ग्राफोस। क्या है? जियो और ग्राफोस। जियो का मतलब होता है यानी कि पृथ्वी, और ग्राफोस का मतलब होता है यानी कि वर्णन। तो इसका यानी सिंपल मतलब हो जाता है पृथ्वी का वर्णन करना। तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद यानी कि भूगोल के जनक कौन है? भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? यानी कि हेकेटियस को। भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? हेकेटियस को। और हम प्रेजेंट के भूगोल के जनक की बात करें, फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो यानी जनक यानी भूगोल, जो वर्तमान भूगोल के जनक तो कौन है? अलेक्जेंडर। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। यानी भूगोल के जनक हेकेटियस और वर्तमान भूगोल के जनक अलेक्जेंडर। फिर उसके बाद हम ब्रह्मांड की हम बात करेंगे। तो ब्रह्मांड क्या है? तो ब्रह्मांड एक ऐसा, एक बहुत ही बड़ा, एक संपूर्ण विश्व मान लो, या फिर इसमें बहुत सारे ग्रह और बहुत सारी आकाशगंगाएं होती हैं जिनमें ब्रह्मांड समाहित होता है। तो हम देखेंगे यानी कि ब्रह्मांड के बाद, जो ब्रह्मांड में एक के बाद जो इसकी एक अवधारणा आई, वो आई थी 140 ईसा पूर्व में, नहीं ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं ईस्वी में, 140 ईस्वी में। जो यानी कि इसमें अवधारणा में, यानी कि इसका नाम है जियोसेंट्रिक अवधारणा। इसका नाम क्या है? जियोसेंट्रिक अवधारणा। अब इसमें एक मैं नोटिस भूल गया कि ये जियोसेंट्रिक अवधारणा किसने लिखी थी। इसका नाम है क्लॉडियस टॉलमी। मैं थोड़ा इसमें साइड में लिख देता हूँ। इनका नाम है क्लॉडियन, क्लॉडियस, हाँ आधा का है इसमें, क्लॉडियस डियस टॉलमी, टॉलमी, क्लॉडियस टॉलमी। ये क्लॉडियस टॉलमी भाई साहब ने जियोसेंट्रिक अवधारणा दी। अब ये भाई साहब का नाम है क्लॉडियस टॉलमी। अब ये कहाँ के थे? मिस्र और यूनान के। कहाँ के थे? मिस्र यूनानी। कहाँ के थे? मिस्र और यूनानी। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने देखा इस, जो फिर यानी इसमें बोला गया था कि जो यानी कि पृथ्वी है वो यानी कि ब्रह्मांड के केंद्र में है, और सूर्य और जो ग्रह हैं वो सारे पृथ्वी के परिक्रमा करते हैं। तो ये इसमें यानी थ्योरी दी गई थी, फिर उसके बाद ये फेल हो गई थी। इसके बाद एक नई अवधारणा आई, नई थ्योरी आई, वो आई थी 1543 ईस्वी में। कब आई थी? 1543 ईस्वी में। निकोलस कॉपरनिकस, जो यानी किसने लिखी थी? निकोलस कॉपरनिकस जी ने ये यानी इस थ्योरी को लेकर आए थे। और ये यानी कहाँ के निवासी थे? पोलैंड के। निकोलस कॉपरनिकस कहाँ के थे? पोलैंड के। अब इन्होंने थ्योरी क्या दी थी? हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। अब पहले यानी कल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पहली वाली थी जियोसेंट्रिक अवधारणा, फिर उसके बाद हेलियोसेंट्रिक अवधारणा आई। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। अब हेलियोसेंट्रिक अवधारणा में बोला गया कि जो पृथ्वी, जो ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, और सूर्य की परिक्रमा सभी ग्रह करते हैं। जो सौर परिवार है वो सूर्य की परिक्रमा करता है। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद 1805 में जो विलियम, जो हर्शेल है, का नाम क्या है? विलियम हर्शेल। तो विलियम हर्शेल जी ने एक यानी कि एक दूरबीन से अंतरिक्ष का अध्ययन किया था। दूरबीन से क्या किया था? अंतरिक्ष का अध्ययन किया था। ये कहाँ के निवासी थे? ब्रिटेन के। तो इन्होंने जो अध्ययन किया था उसमें बताया था कि सौर मंडल आकाशगंगा का एकमात्र अंश है, एक पार्ट है, बहुत ही छोटा छोटा, बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है, ऐसा एक पार्ट है किसका? आकाशगंगा का। फिर उसके बाद यानी कि एक नए जो यानी कि वैज्ञानिक आए, खगोल शास्त्री आए, उनका नाम था एडविन पी हब्बल। एडविन पी हब्बल। ये कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के। कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के। इन्होंने कब यानी कि अपना सिद्धांत दिया था? यानी ये कब आए थे? 1925 में आए थे। इन्होंने यानी ये बताया स्टडी करके कि जो दृश्यपथ ब्रह्मांड है उसका व्यास कितना है? 250 करोड़ प्रकाश वर्ष। 250 करोड़ प्रकाश वर्ष। तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद में इन्होंने जो ब्रह्मांड से की उत्पत्ति, यानी उसकी उत्पत्ति कैसे हुई उससे संबंधित कुछ अवधारणाएं थी, जो कि यानी कि अलग अलग प्रकार की हैं। उसके बाद यानी कि नई नई अवधारणाएं। सबसे पहली थी बिग बैंग सिद्धांत। सबसे पहले क्या था? बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, थ्योरी,
ट्री, जिसे यानी कि किसने लिखा था? जॉर्ज लेमेथियर, जॉर्ज लेमेथियर। इन्होंने मतलब इसको लिखा था। फिर उसके बाद एक नई अवधारणा आई जिसका नाम था साम्यावस्था सिद्धांत। साम्यावस्था सिद्धांत या इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी, स्टेडी स्टेट थ्योरी। इसे निकाला, इसको यानी कि लाए थे थॉमस गोल्ड, थॉमस गोल्ड। और एक और थे यानी कि दूसरे वैज्ञानिक का नाम है हरमन बॉडी, हरमन वाडी। फिर उसके बाद एक नया सिद्धांत आया, उसका नाम था दोलन सिद्धांत। सिद्धांत इंग्लिश में बोलते हैं इसे पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। ये कौन लाए थे? यानी कि डॉक्टर एलन संडेज, डॉक्टर एलन संडेज। उसके बाद यानी कि ये 3 थ्योरी आई थी। कितनी थ्योरी आई? 3 थ्योरी। तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। अब मैं एक बार इसको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ जल्दी जल्दी आपको, जिससे भूगोल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ज्योग्राफी, ज्योग्राफी। तो भूगोल का जो शब्द है ये सबसे पहले किसने बोला था? एरेटोस्थनीज ने। किसने? एरेटोस्थनीज ने। कब बोला था? कि समय यानी 276 से 194 ईसा पूर्व के बीच। ये कहाँ के थे? ग्रीक के थे। कहाँ के थे? ग्रीक। ये यानी किन 2 वर्डों से मिलकर बना है? जियो और ग्राफोस से। किससे? जियो और ग्राफोस। यहाँ तक क्लियर? जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस। और वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर, वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर। फिर उसके बाद ब्रह्मांड यानी कॉस्मोस। ब्रह्मांड के बारे में यानी कि 140 ईस्वी में कौन सी यानी अवधारणा आई? तो यानी इसमें आपको बताना है जियोसेंट्रिक अवधारणा। कौन सी आई? जियोसेंट्रिक अवधारणा। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जियोसेंट्रिक अवधारणा कब आई? यानी कि 140 ईस्वी में। फिर उसके बाद यानी किस वैज्ञानिक ने ये अवधारणा प्रस्तुत की? यानी कि क्लॉडियस टॉलमी ने। किसने? क्लॉडियस टॉलमी ने। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि क्लॉडियस टॉलमी कहाँ के निवासी थे? मिस्र यूनान के। कहाँ के थे? मिस्र यूनान के। क्वेश्चन ऐसे भी आता, क्लॉडियस टॉलमी ने कौन सी अवधारणा दी? तो जियोसेंट्रिक अवधारणा कब दी? 140 ईस्वी पूर्व में, 140 ईस्वी में। तो इसके अंदर क्या था कि जो यानी ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के बीच में क्या है? पृथ्वी। और पृथ्वी की सूर्य और जो सभी उपग्रह या ग्रह हैं वो परिक्रमा करते हैं। फिर उसके बाद ये अवधारणा क्या हुई? फेल हो गई। उसके बाद एक नई अवधारणा आई, उसका नाम था हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। क्या नाम था? हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। ये यानी कि कौन सी सन में आई थी? 1543 ईस्वी में। कब आई थी? 1543 ईस्वी में। अब ये किसने यानी कौन यह अवधारणा लेकर आया था? तो कौन लेकर आया था? निकोलस कोपरनिकस। कौन लेकर आया था? निकोलस कोपरनिकस। ये भाई साहब कहाँ के निवासी थे? पोलैंड के। कहाँ के निवासी थे? पोलैंड के निवासी। तो यानी क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि निकोलस कोपरनिकस की कौन सी अवधारणा है? तो ऑप्शन में वैसे आ जाएगा, और इसमें एक ऑप्शन दिया गया होगा कि हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। तो आपको कौन सा लगाना है? हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। फिर उसके बाद यानी कि एक नई रिसर्च हुई, नई क्रांति 1805 में। तो इसमें यानी कि विलियम हर्शल ने, विलियम हर्शल ने, तो विलियम हर्शल ने एक ऐसा कार्य किया, इन्होंने एक दूरबीन से क्या किया? अंतरिक्ष का अध्ययन किया। क्या किया था?
अंतरिक्ष का अध्ययन किया था। उसमें इन्होंने बताया था कि सौरमंडल आकाशगंगा का एकमात्र अंश है। क्या है? एकमात्र अंश है। तो ये कहाँ के निवासी थे? ब्रिटेन के। फिर उसके बाद एक नई रिसर्च हुई इस पर 1925 में। वो किसने की? एडविन पी हब्बल ने। ये कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के। इसमें यानी क्या बोला गया था? इन्होंने बोला था कि जो दृश्य पथ है, यानी कि क्या है, जो सौरमंडल है, जो सौरमंडल है, ब्रह्मांड है, उसका जो व्यास है वो कितना है? 250 करोड़ प्रकाश वर्ष, यानी 250 करोड़ प्रकाश वर्ष। ये किसने बोला था? एडविन पी हब्बल ने। ये कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के। फिर इसके बाद जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत थे कुछ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत थे। पहला कौन सा था? बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत, इंग्लिश में बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। ये किसने यानी कि लिखी थी? किसने यानी इस पर काम किया था? जॉर्ज लेमेथियर ने। किसने किया था? जॉर्ज लेमेथियर ने। यहाँ तक क्लियर? जॉर्ज लेमेथियर ने, जॉर्ज लेमेथियर ने। फिर उसके बाद यानी कि एक नया सिद्धांत आया, एक नई थ्योरी आई। इसका नाम था साम्यावस्था। क्या नाम था? साम्यावस्था सिद्धांत। ये किसने दिया? इसका नाम था स्टेडी स्टेट थ्योरी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट थ्योरी। ये किसने दी थी? थॉमस गोल्ड और हरमन बाडी। थॉमस गोल्ड और हरमन बाडी ने इसको यानी कि दिया था। फिर उसके बाद यानी कि एक नया सिद्धांत आया, दोलन सिद्धांत। कौन सा आया? दोलन सिद्धांत। दोलन सिद्धांत को बोलते हैं पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। क्या बोलते हैं? पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। इसको किसने दिया था? यानी कि डॉक्टर एलन सनडेज ने। डॉक्टर एलन सनडेज ने। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।